जरा एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जहां किसी इंसान की खोपड़ी बर्फ के टुकड़े की तरह धीरे धीरे पिघल रही हो। अरे बाप रे, ये तो सुनने में ही। बिल्कुल। और अस्पताल के विशेषज्ञ इसे महज एक कान का इन्फेक्शन मानकर बस एंटीबायोटिक्स दे रहे हों, या फिर एक ऐसा डाइनिंग रूम जहां पूरा का पूरा परिवार खाना खाते समय किसी अदृश्य हत्यारे द्वारा हमेशा के लिए उसी अवस्था में जमा दिया गया हो। मतलब मुंह में निवाला लिए हुए। हाँ, एकदम वैसे ही। तो आज के इस गहन अध्ययन में हमारी कोशिश यही है कि हम 3 ऐसे रहस्यमयी मेडिकल मामलों की पड़ताल करें जो इंसान की कल्पना से भी परे हैं। सही बात है। और जब चिकित्सा और विज्ञान की बात आती ना, तो इंसानी फितरत हमेशा सबसे तार्किक और स्पष्ट दिखने वाले जवाब की ओर ही भागती है। बिल्कुल, मतलब अगर टूटी हुई हड्डी है तो वो एक्सरे में दिखेगी ही। हाँ, लेकिन जब विज्ञान की ये पारंपरिक फॉर्मूले काम करना बंद कर देते हैं, तो जो सच्चाइयां सामने आती हैं वे किसी भी डरावनी कहानी से ज्यादा खौफनाक होती हैं। एकदम सच कहा। तो चलिए टोक्यो के कियो यूनिवर्सिटी अस्पताल के 2017 के उस मामले से शुरू करते हैं। 25 वर्षीय ताकुया वतनवे इमरजेंसी रूम में पहुंचता है। और उसकी हालत काफी गंभीर थी, है ना? हाँ, बहुत गंभीर। तेज बुखार, सिर में भयानक दर्द, और सबसे अजीब बात ये थी कि उसके दाहिने कान से लगातार एक तरल पदार्थ, मतलब एक फ्लूइड, रिस रहा था। कोई भी आम इंसान तो इस स्थिति में दहशत में आ जाता। बिल्कुल आ जाता। लेकिन ताकुया को लगा कि वो इस बीमारी को जानता है। किशोरावस्था से ही उसे कोलेस्टीटोमा नामक बीमारी रही थी, जो कि कान के अंदर पनपने वाला एक जिद्दी सिस्ट होता है। सही कहा। और इसके लिए उसकी कई सर्जरियां भी हो चुकी थीं। तो ताकोया और वहां मौजूद डॉक्टरों दोनों ने तुरंत ये निष्कर्ष निकाल लिया कि 1 दशक बाद वो सिस्ट वापस आ गया है। और उन्होंने मान लिया कि इन्फेक्शन अब दिमाग की नसों की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, आइए सब विस्तार से समझते हैं। मतलब डॉक्टरों ने ऐसा क्यों सोचा? देखिए, मेडिकल साइंस के नजरिए से देखा जाए तो इमरजेंसी रूम के डॉक्टरों का यह निष्कर्ष कोई हवा में लगाया गया तीर नहीं था। हाँ, कैसे? तेज बुखार, सिर दर्द और कान से रिसाव, ये गंभीर और जानलेवा कान के इन्फेक्शन के ही क्लासिक लक्षण होते हैं। मतलब लक्षण बिल्कुल वैसे ही थे। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे अधिक दिलचस्प है वो ये है कि जब कोई मरीज अपनी इतनी पुरानी और सटीक मेडिकल हिस्ट्री लेकर आता है तो डॉक्टर का दिमाग स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में काम करने लगता है। अच्छा, इसे कुछ कहते हैं ना मेडिकल टर्म में? हाँ, इसे चिकित्सा मनोविज्ञान में एंकरिंग बायस कहते हैं। मतलब वो पुरानी मेडिकल हिस्ट्री एक ऐसा एंकर बन गई जिसने डॉक्टरों की सोच को बस उसी जगह बांध दिया। इसलिए उन्होंने भारी मात्रा में इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर दिया ताकि सर्जरी से पहले इन्फेक्शन काबू में आ जाए। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि एंटीबायोटिक्स ने बुखार और दर्द को कम भी कर दिया। अरे, तो इससे तो उनका एंकरिंग बायस और भी मजबूत हो गया होगा। बिल्कुल, उन्हें लगा कि उनका इलाज एकदम सही दिशा में जा रहा है। लेकिन एक समस्या जस की तस रही। बुखार तो उतर गया, मगर कान से उस तरल पदार्थ का रिसना बंद नहीं हुआ। वो लगातार बहता रहा, है ना? हाँ, 2 हफ्ते तक वो फ्लूइड बहता रहा। और जब अंततः सर्जरी के लिए सिर का सीटी स्कैन किया गया तो पूरी की पूरी मेडिकल थियोरी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। क्योंकि सीटी स्कैन में कान के अंदर कोई सिस्ट था ही नहीं। बिल्कुल नहीं था। असल बीमारी कुछ और ही थी। और वो कोलेस्टीटोमा से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक थी। तो क्या निकला स्कैन में? सीटी स्कैन से पता चला कि ताकुया को गॉरहम स्टाउट डिजीज है, जिसे चिकित्सा जगत में वैनिशिंग बोन डिजीज भी कहा जाता है। बाप रे, यह बीमारी तो मानव शरीर विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों और त्रासदियों में से एक है। हाँ, मतलब इस बीमारी में शरीर अपनी हड्डियों को खाने लगता है। देखिए, यहाँ समझना ये जरूरी है कि ये प्रक्रिया होती कैसे है। सामान्य स्थिति में हमारे शरीर में ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं नई हड्डी बनाती हैं। ठीक है। और ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं पुरानी हड्डी को हटाती हैं। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन होता है। तो गॉरहम स्टाउट डिजीज में ये संतुलन बिगड़ जाता है? बिल्कुल। लिम्फेटिक वेसल्स, जिनका काम तरल पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करना होता है, वे अचानक असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं। और फिर ये वेसल्स ऐसे रसायन छोड़ती हैं जो ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाओं को, मतलब हड्डी हटाने वाली कोशिकाओं को, ओवरड्राइव में डाल देते हैं। यानी हड्डी को नष्ट करने वाली कोशिकाएं तेजी से काम करने लगती हैं, जबकि हड्डी बनाने वाली कोशिकाएं कुछ नहीं कर पाती। ठीक यही होता है। वे हड्डी को सोखना शुरू कर देते हैं और हड्डी की जगह एक स्पंजी, तरल से भरा हुआ टिश्यू ले लेता है। तो ताकुया के मामले में उसकी खोपड़ी का दाहिना हिस्सा सचमुच पिघल कर गायब हो रहा था। खोपड़ी में छेद हो गए थे। हाँ,
और जो तरल पदार्थ उसके कान से रिस रहा था ना, वो कोई पस या सिस्ट का फ्लूइड नहीं था। तो वो क्या था? वो सीधे उसके दिमाग का तरल पदार्थ था, जो खोपड़ी के गायब होने के कारण बाहर आ रहा था। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही भयावह है। ये तो ऐसा है जैसे कोई मान ले कि घर की छत से बारिश का पानी टपक रहा है और वो सिर्फ उस छेद को भरने की कोशिश करे, लेकिन बाद में पता चले कि पूरी की पूरी छत पर कोई शक्तिशाली एसिड गिरा हुआ है जो पूरे ढांचे को ही गला रहा है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। डॉक्टरों के पास उस समय इस बीमारी का कोई ठोस इलाज नहीं था, इसलिए उन्होंने खोपड़ी के उन छेदों को एक विशेष मेडिकल गोंद से भर दिया ताकि दिमाग का फ्लूइड बाहर न गिरे। हाँ, और गनीमत है कि 2018 के चेकअप तक वो स्थिर पाया गया। लेकिन ये मामला स्पष्ट करता है कि कैसे एक पुरानी बीमारी का पैटर्न डॉक्टरों को उस भयानक सच्चाई को देखने से रोक सकता है जो ठीक उनके सामने सीटी स्कैन मशीन के अंदर छिपी होती है। बिल्कुल। और पता है, ये सिर्फ डॉक्टरों के साथ नहीं होता। जब हम इस एंकरिंग बायस के विचार को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो ये देखना और भी दिलचस्प हो जाता है कि क्या होता है जब एक विशेषज्ञ अपने ही घर के वातावरण को लेकर इसी तरह के भ्रम का शिकार हो जाए। ताकुया की कहानी में तो शरीर ही खुद को नुकसान पहुंचा रहा था, लेकिन ये अगली कहानी हमें दिखाती है कि कैसे कभी-कभी खतरा हमारे शरीर के अंदर नहीं बल्कि हमारे सबसे सुरक्षित माने जाने वाले घरेलू वातावरण में छिपा होता है। बिल्कुल। ये हमें जनवरी 2018 के मैडिसन विस्कॉन्सिन की एक घटना की ओर ले जाता है। डैन लेविटिस, जो कि पेशे से एक जीव विज्ञानी है, मतलब एक बायोलॉजिस्ट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बैक्टीरिया, वायरस और संक्रमणों के विज्ञान को अपने रोजमर्रा के काम में गहराई से समझता है। हाँ एकदम। और डैन का पूरा परिवार, उनकी पत्नी और 3 छोटे बच्चे, जिनकी उम्र केवल 6, 3 और 1 साल थी, एक भयानक मेडिकल लूप में फंस गए थे। किस तरह का लूप? महज 4 महीनों के भीतर उनके पूरे परिवार को 6 बार स्ट्रेप थ्रोट का इन्फेक्शन हो चुका था। 6 बार? देखिए, स्ट्रेप थ्रोट कोई मामूली गले की खराश नहीं होती। बिल्कुल नहीं। ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक भयंकर इन्फेक्शन है। ये बेहद संक्रामक होता है और छोटे बच्चों के लिए तो ये खतरनाक स्तर तक दर्दनाक हो सकता है। और डैन एक बायोलॉजिस्ट होने के नाते किसी आम पिता की तरह सिर्फ एंटीबायोटिक्स देकर चुप नहीं बैठे। जाहिर है उन्होंने कुछ अलग किया होगा। यहाँ से वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। उन्होंने एक वैज्ञानिक की तरह अपने घर को एक बायोहैजर्ड जोन मानकर ट्रीट किया। मतलब पूरी तरह से सैनिटाइज किया? हाँ, उन्होंने पूरे घर को कई बार हेवी ड्यूटी केमिकल से कीटाणु रहित किया। हर एक खिलौना, हर टूथब्रश, चादरें, सब कुछ या तो उबाला गया या फेंक दिया गया। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा काम है। और पूरे परिवार ने एंटीबायोटिक्स के कड़े कोर्स भी किए। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि ये इन्फेक्शन स्कूल या ऑफिस से नहीं आ रहा है। सब कुछ बंद कर दिया। लेकिन हर बार कुछ हफ्तों की शांति के बाद वो बैक्टीरिया फिर से वापस आ जाता था। यहाँ डैन की हताशा को समझना मुश्किल नहीं है। उनके पास दुनिया भर का सूक्ष्मजीव विज्ञान का ज्ञान था। बिल्कुल, वो तो विशेषज्ञ थे। वे जानते थे कि बैक्टीरिया कैसे जिंदा रहते हैं और कैसे फैलते हैं। उन्होंने हर वो काम किया जो एक टेक्स्ट बुक में लिखा होता है। लेकिन फिर भी बीमारी वापस आ रही थी। हाँ, और ये दर्शाता है कि कैसे हम ये मान लेते हैं कि अगर हमने सारे प्रोटोकॉल का पालन किया है तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो चुका है। और ये बात मार्च 2018 में एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। डैन की 3 साल की बेटी को 7वीं बार स्ट्रेप हुआ। 7वीं बार? हाँ, और इस बार इन्फेक्शन इतना आक्रामक था कि उसे निमोनिया हो गया और अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ये तो बहुत डरावना है। उस हताशा के क्षण में डैन की माँ, जो कि एक रिटायर्ड बाल रोग विशेषज्ञ थीं, उन्होंने एक बड़ी अजीब सी थ्योरी पेश की। क्या थ्योरी थी वो? उन्होंने कहा कि शायद घर की पालतू बिल्ली इस इन्फेक्शन का कारण हो सकती है। बिल्ली? हाँ, लेकिन जब डैन ने मुख्यधारा के डॉक्टरों और वेटरनरी विशेषज्ञों से इस बारे में बात की तो सबने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया। कोई इसका टेस्ट करने को तैयार ही नहीं था। देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो डॉक्टरों का उस थ्योरी को खारिज करना भी पूरी तरह से अकारण नहीं था। ऐसा क्यों? ये ज़ूनोटिक ट्रांसमिशन के विज्ञान पर आधारित था। मतलब जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियां। आमतौर पर इंसानी स्ट्रेप बैक्टीरिया में ऐसे विशिष्ट प्रोटीन रिसेप्टर्स नहीं होते जो बिल्लियों की कोशिकाओं से जुड़ सकें। मतलब बिल्लियों का सेल्यूलर ढांचा अलग होता है। बिल्कुल। इसलिए
एक बिल्ली का इस बैक्टीरिया को अपने अंदर बिना खुद बीमार पड़े पालना, जिसे हम एसिम्प्टोमेटिक कैरियर कहते हैं, ये जीव विज्ञान के स्थापित नियमों के एकदम खिलाफ जाता था। वेटरनरी डॉक्टरों की टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन मैं यहाँ एक बात पर जोर देना चाहूंगी। डैन खुद एक जीव विज्ञानी थे। वे इस बात को कैसे नहीं पकड़ पाए? जब हम परेशान होते हैं तो क्या हमारा अपना विशेषज्ञ ज्ञान भी काम नहीं आता? बहुत अच्छा सवाल है। ये इस बात का प्रमाण है कि विशेषज्ञता कैसे एक ब्लाइंड स्पॉट पैदा कर सकती है। ब्लाइंड स्पॉट? हाँ, मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा बहुत लंबे समय से अलग अलग खानों में बटे हुए हैं। डैन इस क्रॉस स्पीशीज ट्रांसमिशन को इसलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि उनका वैज्ञानिक प्रशिक्षण उन्हें इस तरह से सोचने की अनुमति नहीं दे रहा था। समझ गई। मतलब उनका दिमाग उस ढांचे से बाहर नहीं सोच पा रहा था। जब एक स्थापित वैज्ञानिक ढांचे के भीतर काम किया जाता है ना, तो जो चीज उस ढांचे में फिट नहीं बैठती उसे असंभव मान लिया जाता है। सही बात है। लेकिन अंततः डैन की पत्नी के सुझाव पर उन्होंने विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के वेटरनरी स्कूल के एक छात्र से संपर्क किया। एक छात्र से? हाँ, एक छात्र से। और अप्रैल 2018 में उसने इस अजीबोगरीब थ्योरी को टेस्ट करने का फैसला किया। और जांच में जो सामने आया ना, उसने उस टेक्स्ट बुक विज्ञान को पूरी तरह धता बता दिया। तो क्या निकला जांच में? डैन की माँ एकदम सही थी। वो पालतू बिल्ली वास्तव में इंसानी स्ट्रेप बैक्टीरिया की कैरियर बन चुकी थी। अरे बाप रे। वो बिल्ली पूरी तरह स्वस्थ दिख रही थी, लेकिन उसके शरीर के अंदर वो बैक्टीरिया जिंदा था और वही बार बार परिवार को संक्रमित कर रहा था। ये तो मतलब ये साबित करता है कि कई बार सबसे जटिल पहेली को सुलझाने के लिए एक ऐसी क्रेजी थ्योरी की जरूरत होती है जो सारे नियमों को तोड़ती हो। बिल्कुल। और फिर उस बिल्ली को एंटीबायोटिक देने के बाद परिवार हमेशा के लिए इस बीमारी से मुक्त हो गया। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे एक घर का पालतू जानवर अनजाने में एक जैविक हथियार बन सकता है। हाँ, डैन का परिवार तो अपनी सूझबूझ से उस अदृश्य जैविक खतरे से बच गया। लेकिन हमारी आखिरी कहानी ये सवाल उठाती है कि क्या हो जब घर का पर्यावरण ही एक मेडिकल इमरजेंसी का रूप धारण कर ले, और वो भी बेहद जानलेवा तरीके से, है ना? हाँ, तो चलिए चलते हैं 30 सितंबर 1964 को दक्षिण पश्चिमी जर्मनी। ये मामला किसी हॉरर फिल्म के सीन जैसा लगता है। बिल्कुल। 44 वर्षीय शार्लेट लॉरेंस अपने पति के साथ विस्कॉन्सिन से जर्मनी आती है। कारण बहुत ही दुखद था। हाँ, उनके माता पिता की अचानक मौत हो गई थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पिता को किचन में दिल का दौरा पड़ा। और जब माँ ने उन्हें गिरते हुए देखा तो गहरे सदमे की वजह से उन्हें भी दिल का दौरा पड़ गया। शार्लोट और उनका पति शोक में थे। पड़ोसी कैरोलिन उनके लिए खाना पकाने आई। उनकी मदद करना चाहती थी। हाँ, फिर 30 मिनट बाद जब शार्लोट के चाचा डीटर वहां आए और दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने दरवाजा खुद खोला? हाँ, जब डीटर अंदर गए तो उन्होंने जो देखा और उसने इस अपार्टमेंट को दुनिया भर में द डेथ हाउस का नाम दे दिया। उन्होंने क्या देखा? शार्लोट, उनका पति और कैरोलिन तीनों किचन की टेबल पर खाना खाते हुए मृत अवस्था में जमे हुए थे। जमे हुए मतलब वो कुर्सियों से गिरे भी नहीं? नहीं, वो बिल्कुल फ्रोजन थे। तो इन सब का क्या मतलब है? मतलब कोई ऐसे अचानक कैसे मर सकता है? नीचे मौजूद था, किचन सिंक के नीचे एक टूटा हुआ प्लम्बिंग पाइप, जहां से भारी मात्रा में जहरीली सीवर गैस मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड लीक हो रही थी। लेकिन एक सेकंड रुकिए, हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध तो सड़े हुए अंडों जैसी होती है ना? बिल्कुल होती है। तो वो तो इतनी तेज और असहनीय होती है कि कोई भी इंसान तुरंत घर से बाहर भाग जाएगा। फिर भी तीनों आराम से बैठकर खाना कैसे खा रहे थे? हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। यहीं पर इस गैस का सबसे घातक जैविक तंत्र सामने आता है। क्या मतलब? जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हवा में एक निश्चित स्तर से ऊपर चली जाती है तो यह ऑल्फैक्टरी फटीग नामक स्थिति पैदा करती है। ऑल्फैक्टरी फटीग? हाँ, यह गैस महज कुछ ही सेकंड्स में नाक की उन नसों को पूरी तरह से लकवा मार देती है जो गंध को पहचानती हैं। अरे बाप रे, तो वे गैस सूंघ रहे थे लेकिन उनका दिमाग उन्हें बता रहा था कि हवा एकदम साफ है। बिल्कुल। इंसान को अचानक ऐसा लगता है जैसे गंध गायब हो गई है, लेकिन असल में वो गैस उनके शरीर के अंदर कहर बरपा रही होती है। और फिर क्या होता है? ये गैस सीधे कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया पर हमला करती है। ये साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज नामक एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। जिससे सेलुलर रेस्पिरेशन रुक जाता है। एकदम तुरंत। आसान शब्दों में कहें तो ये गैस शरीर के अंदर कोशिकाओं का दम घोंट देती है। ऑक्सीजन होने के बावजूद कोशिकाएं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती और नर्वस सिस्टम शट डाउन हो जाता है। हाँ, कुछ ही पलों में।
यही कारण था कि वे तीनों बिना किसी संघर्ष के, बिना हिले ढुले, निवाला चबाते हुए उसी जगह पर जम गए। जरा उस खौफनाक मंजर की और उस लापरवाही की कल्पना करें। एक बुनियादी प्लम्बिंग फेलियर ने कैसे एक साथ इतने लोगों की जान ले ली। और शुरुआत में इसे एक प्राकृतिक मेडिकल कारण मान लिया गया था। उम्र देखकर मान लिया गया कि दिल का दौरा है। माता पिता की मौत के असल कारण की सही जांच न होने के कारण उस जगह को सुरक्षित मान लिया गया। और इसी अधूरी जांच की वजह से 3 और निर्दोष लोगों की जान चली गई। डीटर सिर्फ इसलिए जिंदा बच सके क्योंकि वो मंजर देखकर तुरंत बाहर भाग गए थे। ये वाकई अधूरी जानकारी के सबसे खौफनाक परिणामों में से एक है। बिल्कुल। अगर हम इन तीनों कहानियों का सार निकालें तो इन सभी घटनाओं में एक बड़ी समानता है। वो क्या? सतही तौर पर दिखने वाले सच पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना, चाहे वो कान का पुराना सिस्ट हो, घर की साफ सफाई हो, या माता पिता का उम्रदराज होकर दिल के दौरे से मरना हो। सब कुछ सामान्य लग रहा था। हाँ, लेकिन असलियत बेहद डरावनी और अजीब थी। तो इस अध्ययन से हम सभी के लिए यह सबक मिलता है कि सूचनाओं की अधिकता वाले इस दौर में हमें हमेशा स्पष्ट लगने वाले जवाबों पर भी सवाल उठाने चाहिए। बिना सवाल किए कुछ भी मान लेना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जो सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? जरा सोचिए, अगर इंसान का स्ट्रेप इन्फेक्शन एक पालतू बिल्ली में छुट सकता है और खोपड़ी का पिघलना महज एक कान के संक्रमण का रूप ले सकता है, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसे कितने सामान्य लक्षण या घटनाएं हो सकती हैं जो वास्तव में किसी बहुत बड़े वैज्ञानिक या पर्यावरणीय रहस्य का हिस्सा हो। ये तो सच में डराने वाला विचार है ना? अगली बार जब आपकी कोई आम सी सर्दी खांसी ठीक ना हो रही हो या घर में अजीब सी गंध आ रही हो, तो खुद से पूछिएगा, क्या मैं भी किसी ऐसे अदृश्य खतरे को नजरअंदाज तो नहीं कर रहा जो बिल्कुल मेरे सामने मौजूद है? बहुत ही गहरी बात है ये। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही। सवाल पूछते रहिए और सुरक्षित रहिए।